Come on, last lecture on financial management, unit 2, working capital management. लास्ट लेक्चर है, यहाँ पे ये चैप्टर का पूरा टॉपिक कंप्लीटली कवर हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में देखा वर्किंग कैपिटल क्या है। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। थर्ड लेक्चर में हमने देखा कैश मैनेजमेंट और कैश बजटिंग क्या है। अब लास्ट लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश बैलेंस एंड व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी। दो टॉपिक बाकी रहते हैं। तो ऑप्टिमम लेवल का मतलब क्या होता है? बेस्ट, अच्छा, यानी किस प्रकार का कैश बैलेंस आपके बिजनेस में, फाइनेंस में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में होना जरूरी है। So if a firm maintain a small cash balance, it has to sell its security more frequently than if it hold a large cash balance. Hence, the trading and transaction cost tend to diminish if cash balance become larger. बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगर तुम्हारे बिजनेस के अंदर कैश बैलेंस कम है तो ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा ताकि आपके पास कैश बैलेंस अवेलेबल हो जिससे आप अपनी लायबिलिटी का पेमेंट कर सको। मगर इसी समय अगर आपने बहुत ज्यादा कैश बैलेंस आपके हाथ में रखा है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रेड करने के लिए कहीं ना कहीं तो पैसे का रोकाण करना पड़ेगा। तो वही बताया, हेंस ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल डिमिनिश इफ कैश बैलेंस बिकम लार्जर, so the opportunity cost of maintaining cash rise as cash increases। अब यही चीज हम नीचे टेबल में देखते हैं, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर आपका कैश बैलेंस ज्यादा है तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा रहेगा, अगर आपका कैश बैलेंस कम है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम रहेगा। तो इन सिंपल वर्ड हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैश बैलेंस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट या तो पॉजिटिव। क्लियर? इसी तरह जब हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ जाएंगे तो अगर आपका कैश बैलेंस ज्यादा रहेगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम रहेगा, अगर आपका कैश बैलेंस कम है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा रहेगा। सो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, ऑपोजिट और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड कैश बैलेंस। क्लियर? तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात आती है तो दोनों दो पॉजिटिव रहेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात आती है कैश बैलेंस से तो वहां पे अपोजिट रिएक्शन रहेगा। क्लियर? तो आपको यही स्टडी करना है, यही आपको बिजनेस में देखना है कि कितना मेंटेन रखना है ताकि हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी मेंटेन रहे, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मेंटेन रहे। क्लियर? ये एमसीक्यू का था इसलिए बता दिया, थियरी में इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता लास्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मैनेजमेंट। सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं उधार क्रेडिट ज़्यादा दूंगा, ऑब्वियस है मेरा लेवल ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगा। प्रैक्टिकल बात है ना, मैं जितनी मैं उधार कम दूंगा उतना मेरा सेल्स कम रहेगा। क्यों? क्योंकि उधार कम दूंगा इसका मतलब मैं केस में व्यवहार करता हूँ, केस में व्यवहार करूंगा तो कस्टमर कम खरीदेंगे, अगर क्रेडिट दूंगा तो कस्टमर ज़्यादा डिमांड करेगा। तो देखो, nowadays the pressure of competition and the force of custom persuade the vendor means businessman, बेचने वाला, व्यापारी, to sell the goods on credit, so the firm grant credit to increase the sales। ये पूछ सकते हैं कि सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सीधी बात है उधार दो। The credit period extended by business usually range from 15 to 16 days। बेसिकली यहाँ 15 to 60 days दिया, मगर जनरली ऐसा नहीं होता, और डिपेंड करता तुम्हारे कस्टमर के रिलेशन के साथ, कस्टमर की तुम्हारी पॉलिसी के साथ। When the goods are sold on credit, finished goods get converted into account receivable in the book of seller। समझ में आया कि जैसे ही मैंने माल किसी को क्रेडिट में बेचा तो ऑटोमेटिकली मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में गुड्स नहीं रहेगा, कौन हो जाएगा? डेटर हो जाएगा, जेना पासेથી पैसा લેવાના છે। सो अ फॉर्म इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल डिपेंड अपॉन, डेटर किस पे डिपेंड करते हैं? तो हाउ मच इट सेल ऑन क्रेडिट, कितना माल मैंने क्रेडिट पे बेचा
और ये पैसा मुझे कितने समय में मिल जाएगा, हाउ लॉन्ग इट टेक टू कलेक्ट रिसीवेबल, जिसको अपना बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। रेशियो एनालिसिस में पढ़ चुके, एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्लियर। अब इसके अंदर पेमेंट के टर्म्स है कैसे कैसे, तो पहला ही टर्म आता है कैश टर्म। कैश टर्म आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, इसको डिटेल में बताने जैसा टॉपिक ही नहीं है। जैसे ही मैंने गुड्स दिया, कैश ले लिया, या तो एडवांस पेमेंट ले लिया, ऑर्डर पे माल होगा तो कैश टर्म। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश टर्म, द पेमेंट इज रिसीव्ड आइदर बिफोर द गुड्स आर शिप्ड और व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। माल देने के पहले या माल देते वक्त मुझे पैसा मिल जाएगा। इसके अंदर और एक नाम आता है कैश इन एडवांस, जिसको अपने बोलते हैं ना ऑर्डर के टाइम बुकिंग अमाउंट। Call in advance generally insisted upon when the goods are made as per order. In such case, the seller would like to finance production and eliminate marketing risk. Cash on delivery is often demanded by the seller if it is a strong bargaining position or customer is perceived to be risky। सीधी बात है कि मुझे लगता है कि ये बंदा देने वाला नहीं है, तो उसको मैं उधार दूंगा, सीधा बोलूंगा भाई नो क्रेडिट, ओनली कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर। तो ये हुआ कैश टर्म। अब सेकंड आता है ओपन अकाउंट। अब ओपन अकाउंट यानी इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज है, ओपन अकाउंट इज अ टर्म। यानी जब भी मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने 5,000 का गुड्स मुशीरा को सेल किया क्रेडिट पे, उधार पे, तो कॉमन है मुशीरा का मुझे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा एज ए इन द अंडर द हेड डेटर। जैसे मुशीरा इज वन टाइप ऑफ डेटर, तो उसका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसको अपने डेटर्स भी बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं। देखो, क्रेडिट सेल्स आर जनरली ऑन अकाउंट ओपन अकाउंट। दिस मीन्स द सेलर फर्स्ट सीप द गुड्स एंड देन सेंड द इनवॉइस। उसके बाद बिल देता है ना, कॉमन माल चले गया, पैसा बाद में मिलने वाला, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बिल में क्या होगा, सब टर्म्स लिखे लोगे भाई, कितने समय का उधार है, कितना कैश डिस्काउंट देना है, आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, आप कितने दिन में पेमेंट मुझे पूरा कर लोगे, तो ये सब चीज लिखेला होता है। देर इज नो फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनडेप्टनेस बाय द बायर। खरीदने वाला कुछ लिखाण देगा नहीं। क्रेडिट पीरियड का मतलब ये भी ओपन अकाउंट में जाता है कि अगर मैं किसी को गुड्स सॉल्व करता हूँ तो मैंने उसको कितने समय के लिए क्रेडिट दिए। यूजुअली अब तुमने पढ़ा 15 दिन, 60 दिन तक, 30 दिन, 10 दिन, डिपेंड करता है तुम्हारी पॉलिसी पर। द क्रेडिट पीरियड रिफर टू द लेंथ ऑफ द टाइम द कस्टमर इज अलाउड टू पे फॉर इट्स परचेज। इट इज यूजुअली मेंशन इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। जब तुम डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब होता है बिल, जब तुम बिल बनाओगे तब स्पेसिफाई कर दोगे। इफ फर्म अलाउड 30 डे विथ नो डिस्काउंट, इट इज टर्म डेज नेट 30। ये पूछ सकते हैं नेट 30 का मतलब क्या हुआ, कि भाई तुमको 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है, उसके ऊपर एक भी दिन आपको दिया जाएगा नहीं। अब आता है कैश डिस्काउंट। अभी तुम लोगों ने पढ़ा होगा सर कैश डिस्काउंट तो कैश ट्रांजेक्शन पे ही होता है। यस, कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पे दिया जाता है। अब इसमें कैश डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है तो समझना, मैं ये समझाता हूँ, इसका मीनिंग समझाता हूँ। 2/10 नेट 30। एग्जाम्पल, मुसीरा मैडम आए, सर अभी पैसे नहीं है, मुझे 10,000 का माल चाहिए। मैंने कहा ले जाओ, 30 दिन की क्रेडिट। तो मैंने ऐसा बोला नेट 30, यानी 30 दिन में मुसीरा को मुझे 10,000 रिटर्न करने पड़ेंगे। मगर मैंने क्या लिख के दिया, 2/10 नेट 30। इसका मतलब क्या कि मुसीरा मैडम आप 30 दिन में मुझे कभी भी पेमेंट कर सकते हो, मगर अगर आपने पेमेंट 10 दिनों के अंदर कर दिया, मैंने लिमिट कितनी दी है 30 दिन, मगर 2/10 का मतलब क्या, मुशीरा मैडम अगर आपने पेमेंट 10 दिन में कर दिया तो आपको मैं 2% डिस्काउंट दूंगा। समझ में आया। यानी 10,000 के 2 टका 200 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप आज से 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो। क्लियर। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कंसाइनमेंट। ये तो आप ऑलरेडी FIB को में पढ़ चुके थे। कंसाइनमेंट क्या होता है, तो कंसाइनमेंट इज वन टाइप ऑफ गुड्स dispatched
मैं भेजना। बाय कंसाइनर क्या ना मालिक, टू कंसाइन सामने वाले को, फॉर सेल मैंने मेरा माल किसी और को बेचने के लिए दिया। वो अपने नाम से नहीं बेचेगा, मेरे नाम से बेचेगा। देखो लिखा हुआ है द कंसाइनी एक्ट, देखो व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट दे आर शिप्ड नॉट टू द कंसाइनी, द कंसाइनी एक्ट इज अ, the consignee act as an agent of the seller. The title of the goods is retained by seller. Goods का मालिक तो पहले भी मैं था, कंसाइनमेंट में ही रहूंगा। Periodically sale proceed are remitted by consignee to the seller. ने कंसाइनी ने जितना माल भेजा उसका हिसाब किताब लिख के मुझे रिटर्न कर देगा, जो माल सोल्ड हुआ नहीं है। अब आता है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट जो होता है जिसको अपने रिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने समीर भाई को कंसाइनमेंट के तौर पे माल बेचने के लिए तो दिया, समीर भाई को कंसाइनमेंट के तौर पे माल बेचने के लिए तो दिया। तो समीर भाई ने जो माल बेचा, अहमदाबाद में, बड़ौदा से हूँ, समीर भाई अहमदाबाद से, तो मैंने मेरा माल कंसाइनमेंट के तौर पे समीर को अहमदाबाद में माल सोल्ड करने के लिए दिया। तो समीर भाई वहाँ पे जो खर्चे करेंगे, जो माल बेचेंगे, उसका मेरे को रिटर्न अकाउंट बना के ड्राफ्ट के साथ रिमेनिंग अमाउंट रिटर्न कर देंगे कि सर इतना माल इतने में गया, इतना माल इससे में गया, इतना इतना हुआ। क्लियर? तो देखो व्हेन गुड्स आर शिप्ड ऑन ओपन अकाउंट और कंसाइनमेंट द सेलर डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ द बायर, सो मोर सिक्योर अरेंजमेंट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट बोलो तुम्हारी लैंग्वेज में, बट नॉट डिमांड ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट क्या है? कि ड्राफ्ट की डेफिनेशन है, अ ड्राफ्ट रिप्रेजेंट अनकंडीशनल ऑर्डर बाय सेलर asking the pay buyer to pay on it demand at a certain future date on specific time only। यानी डिमांड ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सेलर ने दिया हुआ है कि भाई सेलर को, पर बायर को या कंसाइनी को, सामने वाले को पर्टिकुलर डेट पे या स्पेसिफिक समय पे इतना पैसा मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद ये भी तुमने पढ़ा हुआ है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? तो लेटर ऑफ क्रेडिट आर द लेटर इश्यू बाय द बैंक। कौन इश्यू करता है? बैंक इश्यू करता है। किसके लिए इश्यू करता है? बायर के बिहाफ पे। जैसे मैंने मिस्टर फुरकान भाई को गुड्स सेल करना है, बट आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ गारंटी और प्रूफ, तो मैं फुरकान भाई को क्या बोलूँगा, भाई आप अपनी जो बैंक है वहाँ से लेटर ऑफ क्रेडिट लिखवा के लाइए। बराबर है? तो बैंक क्या करेगी, लेटर ऑफ क्रेडिट लिख के देगी, बताएगी हाँ भाई हम फुरकान को जानते हैं, फुरकान का हमारी बैंक में अकाउंट है और आपको पेमेंट हमारे फुरकान की, हमारी बैंक के फुरकान के अकाउंट से मिल जाएगा। देखो लिखा हुआ है, अ लेटर ऑफ क्रेडिट is issued by the bank on behalf of its customer to the seller. As per this document, the bank agreed to honor draft for the supplier made to the customer if seller fulfill the condition. The letter of credit several function. It eliminate credit risk. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि फुरकान पेमेंट नहीं करेगा तो टेंशन नहीं, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक ने दिया हुआ है। इसी तरह इट रिड्यूस द अनसर्टेनिटीज ऑफ द सेलर, सेलर का जो डर है वो डर भी दूर हो जाएगा। Need offer safely to the buyer who want to ensure the payment in the form of condition of letter of credit। कितनी बार क्या होता है, सेलर भी उतावल करता है, मेरे को अभी कभी ला के दे, ये दे वो दे, मेरे को भरोसा नहीं है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट होगा तो बायर को भी थोड़ी राहत मिल जाएगी, भाई जो टर्म्स बताए उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाएगा। क्लियर? अब क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल है, इस पे पहला आता है क्रेडिट स्टैंडर्ड। बेसिकली पढ़ने जैसा नहीं है। क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या है मैं तुमको शॉर्ट में, तुम्हारी लैंग्वेज में, सिंपल में बताता हूँ। कौन से कस्टमर को कितना क्रेडिट देना है, कितने टाइम का देना है, कैसा देना है और किसको नहीं देना, ये बिजनेस के पहले से स्टैंडर्ड नक्की होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि भाई मेरी सोसाइटी में एक प्रोविजन स्टोर है जहाँ पे मैं रेगुलर बड़ा ट्रांजैक्शन करता हूँ, हर मंथ 5-7 हज़ार का।
तो उसके पास मैं 1000-2000 तक का उधार ले सकता हूँ, क्योंकि उसको मालूम है द पर्सन विल पे द अमाउंट। मगर कोई नया कस्टमर नया नया सोसाइटी में रहना है, पहले ही दिन जाके बोलता है सर मैं नया रहने आया हूँ, मुझे उधार दो 2 रुपये का, तो 2 रुपये का भी उधार देने के पहले सोचेगा। तो क्रेडिट स्टैंडर्ड का मतलब यही होता है कि भाई सामने वाले का स्टैंडर्ड कैसे डिटरमाइन करना है, कंपनी कैसे डिटरमाइन करेगी, कंपनी कैसा चॉइस करेगी कि किसको ज़्यादा क्रेडिट देना है, कोई की क्रेडिट पीरियड को एक्सटेंड करना है या नहीं करना, कम देना है, किसको कितने तक का क्रेडिट देना है, उसकी लिमिट क्या होगी। होता है ना कि भाई 1000 रुपये हो गए भाई, अब इससे ज़्यादा मैं तेरे को उधार नहीं दे सकता। अगर उसके बाजू में दूसरा कस्टमर आया, कितना हुआ भाई, 4500 तुम्हारा बाकी है, तो भाई कस्टमर बोलेगा ना भाई मेरे को 1000 के ऊपर नहीं दे रहे, उसका सफाई तो बोलेगा दुकान वाला कि भाई आपकी लिमिट इतनी, उसकी लिमिट वो हिसाब से, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट स्टैंडर्ड। क्रेडिट पीरियड जो ऊपर मैंने पढ़ाया वो कितने समय की तुमको क्रेडिट पीरियड दी जाती है। केस डिस्काउंट ये भी मैंने ऊपर बताया 2/10। क्लियर। तो यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीटली देख लो, पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक बाकी रहता है। बाकी यहाँ पे तुम्हारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट प्योर थियरी इज ओवर। क्लियर, समझ में आया? इफ़ यू एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम।